गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोग डिटर्मिनेंट के कुछ टॉपिक के बारे में पढ़े थे, जैसे डिटर्मिनेंट का डिफिनेशन, 1 by 1 डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, 2 by 2 और 3 by 3 डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, उसका रूल पढ़ लिए। चलिए आज हम आपको एक नए टॉपिक की ओर लेके चलते हैं, डिटर्मिनेंट का ही। टॉपिक का नाम है माइनर एंड कोफैक्टर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि माइनर क्या होता है। माइनर हमेशा किसी एलिमेंट का निकलता है, किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाला जाता है। तो माइनर को किस प्रकार से डिफाइन किया गया, देखिए, माइनस ऑफ एन एलिमेंट एआईजे। एआईजे किसी प्रकार का कोई भी एलिमेंट है, एआईजे किसी प्रकार का कोई भी एलिमेंट है। ये आई का मतलब रो और जे का मतलब कॉलम, मतलब वैसा एलिमेंट जो आई रो और जे कॉलम में है। आई रो और जे कॉलम में, मींस कि इस प्रकार वाले को कॉलम बोला जाता है, इस प्रकार वाले को रो बोला जाता है। तो ये आई रो और जे कॉलम में इज डिनोटेड बाय एम आई जे। ये सेम पोजीशन है, ए आपका एलिमेंट है और एम आपका माइनर को इंडिकेट कर रहा है। तो ए आई जे का जो सिंबल होगा माइनर के लिए वो एम आई जे होगा। एंड इट इज अ डिटरमिनेंट। माइनर क्या है, एक प्रकार का डिटरमिनेंट है, obtained by deleting ith row and jth column। माइनर एक प्रकार का डिटरमिनेंट है जिसको वह एलिमेंट जिस रो में और जिस कॉलम में उस रो को और उस कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचता है उस एलिमेंट का डिटरमिनेंट ही माइनर कहलाता है। एग्जांपल के व्यू से समझते हैं। जैसे एग्जांपल, हमको 1 का निकालना है, तो 1 का पोजीशन क्या है, 1 1 1 2 2 1 2 2। माइनर ऑफ ए 1 1 इस एलिमेंट का, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनर ऑफ 1 या सिंबल में M11। तो ये 1 1 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, डिलीट मतलब गायब कर दीजिए। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए। जो एलिमेंट बचा उस एलिमेंट का डिटरमिनेंट। तो इस प्रकार से -4 का डिटरमिनेंट, और कल हम लोग 1 by 1 का डिटरमिनेंट पढ़ चुके थे कि अगर 1 by 1 का डिटरमिनेंट रहेगा तो जो एलिमेंट रहेगा उसका वैल्यू वही सेम होगा, इक्वल टू -4। ये मॉडुलस नहीं है डिटरमिनेंट 1 by 1 का, इसलिए जो भी रहेगा प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा माइनस, जीरो रहेगा जीरो, फ्रैक्शन रहेगा फ्रैक्शन। अब देखिए ये 1 2 का मतलब 2 का, तो 2 जिस रो में और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दीजिए। एक लाइन का स्टेटमेंट, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उस एलिमेंट को 90 डिग्री पे ढक दीजिए। जो एलिमेंट बचेगा उस एलिमेंट का डिटरमिनेंट ले लीजिए इस प्रकार से। तो देखिए 2 को 90 डिग्री पे ढक देते हैं तो बचेगा 3, इसका वैल्यू जाएगा 3 और इक्वल टू 3। अगर आप 3 का निकालना चाहते हैं इसको 90 डिग्री पे ढक दीजिए, 3 को 90 डिग्री पे ढकिए तो बचेगा 2 और 2 का डिटरमिनेंट 2 होगा। फिर उसके बाद -4 का निकालना तो -4 को 90 डिग्री पे ढक दीजिए, 90 डिग्री पे ढकिए, कितना बचेगा 1 और 1 का डिटरमिनेंट होगा। इस प्रकार से अगर कभी भी 2 by 2 मैट्रिक्स का एलिमेंट का माइनर निकालना रहेगा तो आप बोल सकते हैं 1 का माइनर हमेशा ये वाला होगा, मींस कि 1 का -4 और -4 का 1, 1 का -4, 1 का -4 और -4 का 1, 3 का 2 और 2 का 3, 1 का -4, 1 का -4 और -4 का 1 और 3 का 2 और 2 का 3। यहाँ वाले एलिमेंट का माइनर ए होगा और यहाँ वाले एलिमेंट का माइनर ए, यहाँ वाले एलिमेंट का माइनर ए और यहाँ वाले एलिमेंट का माइनर ए। ये 2 by 2 मैट्रिक्स का। अब देखिए हम लोग देखते हैं आगे 3 by 3 मैट्रिक्स का। डेफिनेशन सेम है, सब कुछ सेम है। देखिए अगर जैसे 1 का निकालना है, 1 का इसका पोजीशन हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। 1 का निकालना है तो 1 को फिर 90 डिग्री पे ढक दीजिए। अगर 1 को 90 डिग्री पे ढक दीजिएगा तो आपका बचेगा 4। यहाँ पे 1 को 90 डिग्री पे ढकिए, 1 को 90 डिग्री पे ढकिएगा बचेगा 3 4 5 7। 1 को 90 डिग्री पे ढकिएगा तो ये 4 एलिमेंट बचेगा। अब ये 2 by 2 का डिटरमिनेंट हो गया। अगर 2 by 2 का डिटरमिनेंट हो गया तो आप 2 by 2 का डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए जानते हैं, इसका गुणा इसके साथ 2 by 2 का डिटरमिनेंट
ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, पहले इधर से ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर और बीच में माइनस का साइन। 2/2 के डिटरमिनेंट को, तो देखिए 2/2 के डिटरमिनेंट को अगर ऊपर से नीचे गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 21 माइनस में 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। उसी प्रकार से अगर 2 का निकालना आपको, अगर 2 का निकालना है तो इसको इधर से रख दीजिए और इधर से रख दीजिए। देखिए 90 डिग्री पे ढकिए इसको, 90 डिग्री पे ढकेगा तो -1407 -1407। इस प्रकार से आपका -7 और -0 इक्वल टू -7। अगर आपको 0 का निकालना है तो 0 को 90 डिग्री पे ढक दीजिए, इधर से 0 को 90 डिग्री पे ढकिए, 0 को 90 डिग्री पे ढकिए, तो 0 को 90 डिग्री पे ढकिएगा तो ये 4 एलिमेंट मिलेगा -1305। इस प्रकार से हो जाएगा -5 और -0 इक्वल टू -5। उसके बाद अगर आपको -1 का निकालना है तो -1 को 90 डिग्री पे रखिए, -1 को 90 डिग्री पे, जिस किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उसको 90 डिग्री पे ढक दीजिए। 90 डिग्री पे ढकेगा तो आपका बचेगा क्या 2057। इस प्रकार से आपका 40 माइनस में 0 इक्वल टू 40। जिस किसी भी एलिमेंट का निकालना है, फिर से देख लीजिए, अगर 1 का निकालना है, ध्यान से देखिए, 1 का निकालना है 1 को 90 डिग्री पे ढकिए, 2 को निकालना है 2 को 90 डिग्री पे ढकिए, 3 को निकालना है 3 को 90 डिग्री पे ढकिए। हमेशा 4 एलिमेंट बचेगा, हमेशा 4 एलिमेंट। अगर 3/3 का रह जाए, अगर फिर -1 का निकालना है तो इसको 90 डिग्री पे ढक दीजिए। अगर 3 को निकालना है तो 90 डिग्री पे ढक दीजिए। 4 को निकालना है 90 डिग्री पे ढक दीजिए। फिर 0 को निकालना है तो 90 डिग्री पे ढक दीजिए। अगर 5 का निकालना है तो 90 डिग्री पे ढक दीजिए और अगर 7 का निकालना है तो 90 डिग्री पे ढक दीजिए। इसके बाद 90 डिग्री पे ढकने के बाद इसको 90 डिग्री पे ढकेगा, 4 एलिमेंट मिलेगा, उस 4 एलिमेंट से डिटरमिनेंट बनाएंगे, फिर उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो उस एलिमेंट का माइनर कहलाएगा। इसी प्रकार से सभी एलिमेंट का निकाला जा सकता है। आगे ये सभी एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं। कोई भी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट EIJ किसी प्रकार का कोई भी एलिमेंट है जो ith रो और jth कॉलम में इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करने का तरीका EIJ भी लिख सकते हैं या CIJ भी। EIJ के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है, CIJ के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। एंड इज डिफाइंड एज, कोफैक्टर को किस प्रकार से डिफाइन किया गया? देखिए, CIJ या EIJ इक्वल टू -1 का होल टू द पावर I प्लस j इंटू MIJ। -1 का होल टू द पावर I प्लस j इंटू MIJ। मतलब कहने का मतलब ये कोफैक्टर एक प्रकार का माइनर ही है, सिर्फ उसके आगे -1 का होल टू द पावर I प्लस j लग जाएगा। मीन्स चाहे प्लस या माइनस साइन लगा देने के बाद, माइनर के वैल्यू में प्लस या माइनस साइन लगा देने के बाद, अकॉर्डिंग टू दिस लगा देने के बाद जो आपका वैल्यू मिलेगा वो आपका कोफैक्टर कहलाएगा। देखिए नीचे क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि -1 के पावर अगर इवन रह गया तो उसका वैल्यू प्लस होता है, और -1 के पावर अगर ऑड रह गया तो इसका वैल्यू माइनस होता है। -1 के पावर इवन करने का मतलब हो गया 2, 4, 6, 8, 10 और का 1, 3, 5, 7। जैसे अगर कभी आ गया -1 के पावर अगर सपोज कीजिए कि 2 आ गया तो ये 2 एक प्रकार का इवन नंबर है, इसका वैल्यू प्लस होगा। और -1 के पावर अगर 4 आ गया तो ये भी इवन है, इसका वैल्यू प्लस होगा। लेकिन -1 के पावर अगर 3 आ गया तो ये ऑड है, इसका वैल्यू माइनस होगा। अगर -1 के पावर 7 हो गया तो ये एक प्रकार का ऑड है, तो ये आपका वैल्यू माइनस होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से 2/2 मैट्रिक्स के लिए, स्पेशल 2/2 मैट्रिक्स के लिए, तो यहाँ पे देखिए ऐड कीजिए, I के स्थान पे 1 है और J के स्थान पे 1, I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे 1, तो I प्लस J दोनों को ऐड कीजिएगा तो 1 और 1 आपका हो जाएगा 2। मींस कि -1 के पावर 1 प्लस 1, -1 के पावर 2, और ये इवन है मींस कि प्लस। इसलिए इस एलिमेंट के आगे यहाँ पे प्लस का साइन लिखेंगे। अगर ये एलिमेंट रह गया 1 और प्लस 2 3 ऑड नंबर है इसलिए माइनस, और ये आपका 2 प्लस 1 3 ऑड है इसलिए माइनस, और 2 प्लस 2 यहाँ पे देखिए 2 और 2 मींस कि 2 प्लस 2 इवन है मींस कि प्लस। तो इसलिए
माइनर ही लिखना है, लेकिन 2/2 मैट्रिक्स में ध्यान रखना है कि उसके आगे साइन क्या लगेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। ध्यान दीजिएगा सभी एलिमेंट का, कुछ नहीं करना, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, और माइनर ही लिख देना है। तभी हम आपको बताएं कि माइनर क्या होता है। तो 1 का माइनर क्या होगा, -4, और फिर 2 का माइनर क्या होगा, 3, 3 का माइनर क्या होगा, 2, और -4 का माइनर क्या होगा, 1। बाकी फिर कैलकुलेशन ये आपका हो जाएगा -4, ये -3, ये -2, और ये 2। इस प्रकार से आपका 1 का -4, 2 का आपका -3, 3 का आपका -2, और 4 का हो जाएगा 1। इस प्रकार से 3/3 में देखिए, तो 3/3 का जनरल एलिमेंट क्या होता है, इसका पोजीशन A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ऐड कीजिए, आपको हमेशा अल्टरनेट मिलेगा। एक बार इवेन मिलेगा तो फिर ऑड मिलेगा, इवेन ऑड, इवेन ऑड, इवेन ऑड। और हम लोग जान चुके हैं कि इवेन के लिए प्लस और ऑड के लिए माइनस। ऐड कीजिए 1 और 1 2 इवेन, प्लस 1 और 2 ऑड, माइनस। इस प्रकार से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। 2/2 के लिए प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। लेकिन 3/3 के लिए अल्टरनेट होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इस प्रकार से अल्टरनेट होगा, और बाकी वही सेम चीज माइनर ही लिख देना है। जैसे इसका सिंबल क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, A31, A32, A33। साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे लास्ट एलिमेंट तक, और बाकी फिर उसी प्रकार से सेम कैलकुलेशन। ये प्लस है तो कैलकुलेशन में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये माइनस है तो इसके आगे अगर माइनस लग जाएगा तो ये माइनस और अंदर का -7, माइनस और माइनस +7 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे प्लस है तो कैलकुलेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये आपका -14। इसी प्रकार से आगे आपका कैलकुलेशन करना है। 2/2 के लिए प्लस माइनस माइनस प्लस, और क्या होगा, 1 का होगा 4, यहाँ वाले एलिमेंट का ये, यहाँ वाले एलिमेंट का ये, यहाँ वाले एलिमेंट का ये, यहाँ वाले एलिमेंट का ये। 3/3 में अल्टरनेट साइन यूज करेंगे और माइनर निकालेंगे, और माइनर निकालने के लिए 90 डिग्री पे ढक देंगे। जिस किसी भी एलिमेंट का निकालना उसको 90 डिग्री पे ढक देंगे, 2/2 का डिटर्मिनेंट बचेगा, उसको सॉल्व कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग माइनर और कोफैक्टर, माइनर में प्लस माइनस साइन नहीं होता, उसमें हमेशा प्लस साइन होता है, कोई एक्स्ट्रा साइन नहीं होता। जबकि कोफैक्टर में पोजीशन के अनुसार प्लस माइनस जो भी है प्लस या माइनस ऐड हो जाता है। माइनर के वैल्यू में ही प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर देने के बाद वो आपका कोफैक्टर बन जाता है। सॉरी, देखिए यहाँ पे हमको माइनर के जगह पे कोफैक्टर लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे कोफैक्टर लिखा गया, कोफैक्टर लिखा गया, हम लोग कोफैक्टर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी कोफैक्टर होगा, कोफैक्टर, और यहाँ पे भी कोफैक्टर होगा। माइनर भी कोफैक्टर होगा, कोफैक्टर, और ये सिंबल सही है। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। जो डिटर्मिनेंट हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि 2/2, 3/3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है, उसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो उसका कुछ प्रॉपर्टीज है, इसका हेल्प से हमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा, बहुत ज्यादा यूजफुल टॉपिक है। देखिए प्रॉपर्टीज, खासियत क्या है डिटर्मिनेंट का, कुछ खासियत इसका हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहला, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 होगा। कब? when all elements of any row or column are 0। किसी प्रकार का कोई भी रो या कॉलम का, किसी प्रकार का कोई भी रो, यहाँ पे कंडीशन नहीं कि सिर्फ रो में होना चाहिए या कॉलम में, R1 में होना चाहिए, R2 वो नहीं, किसी भी रो, R1 भी हो सकता है, R2 भी हो सकता है, R3 भी हो सकता है, R4 भी हो सकता है, C1, C2, C3, किसी प्रकार का कोई भी कॉलम हो सकता है।
किसी प्रकार का कोई भी रो या कॉलम का अगर हर एक एलिमेंट, पूरा एलिमेंट अगर जीरो है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा जीरो होगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए 2/2 वो 3/3 का रहे या 4/4 का रहे, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। आप एक्सपैंड करके भी वैल्यू निकाल के देख सकते हैं। चलिए 2/2 देखिए, यहाँ पे R1 का हर एक एलिमेंट जीरो, R1 का हर एक एलिमेंट जीरो, R2 का जीरो नहीं है, लेकिन R1 का हर एक एलिमेंट जीरो। इसको एक्सपेंड कीजिए रूल के अनुसार। कैसे? 2/2 का क्या था, ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे गुना कीजिए, 0 × 2 0 और फिर 1 × 0 0 और 0 में 0 जाएगा तो 0। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए R1 का हर एक एलिमेंट जीरो नहीं है, R2 का हर एक एलिमेंट जीरो नहीं है, C2 का हर एक एलिमेंट जीरो नहीं है, लेकिन C1 का हर एक एलिमेंट जीरो है। तो आप इसका वैल्यू डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं, डायरेक्ट बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। आप एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं। देखिए 0 × 4 0 और 0 × 3 0, 0 में 0 जाएगा 0। उसी प्रकार से 3/3 का 4/4 का भी डिटरमिनेंट रहेगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी रो या कॉलम का अगर हर एक एलिमेंट जीरो होता है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा जीरो होगा। आप इसको यूं ही चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए 3/3 डिटरमिनेंट में आपको बताए थे कि इसको प्लस के साथ लेना, इसको माइनस के साथ लेना, इसको प्लस के साथ लेना। ये जीरो को अगर प्लस के साथ ले फिर 90 डिग्री पे रखेंगे, फिर माइनस के साथ लेंगे और फिर प्लस के साथ। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप ये जीरो, इसके अंदर क्या आ जाए उससे कोई मतलब नहीं, कुछ भी आएगा, जीरो से जो टकराएगा 0 0 हो जाएगा। 0 × समथिंग, 0 × समथिंग, या इसके अंदर कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी वैल्यू हो जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्या कि जीरो आ गए, 0 × समथिंग, 0 और 0 × समथिंग। इस प्रकार से जीरो, अगर 0 से मल्टीप्लाई किसी प्रकार के कोई भी नंबर का कीजिएगा तो 0 आएगा, और 0 + -0 को चाहे जोड़िए 0 के साथ या घटाइए, उसका वैल्यू 0 ही होगा। इस प्रकार से हम लोग पहला प्रॉपर्टीज पढ़े कि कोई भी डिटरमिनेंट का, किसी प्रकार का कोई भी डिटरमिनेंट का, कोई भी रो या कॉलम का अगर हर एक एलिमेंट अगर जीरो होगा तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा जीरो होगा। पहला प्रॉपर्टी, इसे ध्यान दीजिएगा कि कोई भी डिटरमिनेंट का, कोई भी रो का हर एक एलिमेंट अगर जीरो होता है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा जीरो होगा। दूसरा प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। कोई भी डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा व्हेन एनी टू रोज और कॉलम्स आर सेम। इसको सेम बोल सकते हैं या आइडेंटिकल भी बोला जाता है। सेम और आइडेंटिकल दोनों एक ही वर्ड है, मीनिंग सेम है। देखिए इधर अगर कोई भी डिटरमिनेंट का कोई भी दो रो या कॉलम अगर सेम हो गया, मतलब जो R1 में है वही R2 में, या जो R2 में वही R1 में, या जो R1 में वही R3 में। इसी प्रकार से कोई भी दो कॉलम अगर सेम हो गया, रो का कॉलम के साथ नहीं, कोई भी दो रो अगर पहला रो के साथ लेते तो दूसरा भी रो, अगर पहला कॉलम तो दूसरा भी कॉलम, अगर कोई भी दो रो अगर सेम हो गया या कोई भी दो कॉलम अगर सेम हो गया तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा। सेम को ही आइडेंटिकल बोला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे R1 में क्या लिखा हुआ 1 2, R1 में लिखा हुआ 1 और 2 और R2 में भी लिखा हुआ 1 और 2। जो R1 में लिखा हुआ वही R2 में लिखा हुआ, तो 100% गारंटी इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। यहाँ पे देखिए R1 में लिखा हुआ है, सॉरी इधर देखिए C1 में लिखा हुआ है 5 और 7 और दूसरा C2 में भी लिखा हुआ है 5 और 7। C1 में लिखा हुआ 5 और 7 और C2 में भी लिखा हुआ 5 और 7, दोनों सेम हो गया तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा जीरो होगा। आप यहाँ पे देख लीजिए R1 में लिखा हुआ 1 2 3, R1 में लिखा हुआ 1 2 3 और R3 में भी लिखा हुआ 1 2 3। जो R1 में लिखा हुआ है वही R3 में लिखा हुआ है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। यहाँ पे देख लीजिए जो C2 में लिखा हुआ है वही C3 में लिखा हुआ है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा जीरो होगा। आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू आएगा ही जीरो। डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। देखिए आप अगर रूल के अनुसार इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1 × 2 2 और 1 × 2 2, 2 में 2 जाएगा 0। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 5 × 2 7 35 और 7 × 5 35 0। इसी प्रकार से आप अगर इसको भी सॉल्व कीजिएगा, ये 3/3 के डिटरमिनेंट को इसको प्लस माइनस प्लस के साथ अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसका भी वैल्यू जीरो ही आएगा, इसका भी वैल्यू जीरो ही आएगा। लेकिन कभी भी अगर इस प्रकार से लिखेगा तो बगल में रीजन लिख दीजिए कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हम लोग जीरो क्यों निकले। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा जा सकता है कि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल,
ये C2 और C3 एक जैसा हो गया, इसलिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। यहाँ लिखा जा सकता है C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। यहाँ लिखा जा सकता है कि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। अब प्रॉपर्टीज नंबर 3, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। कोई भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा when any two rows or columns are proportional to each other, लिख सकते हैं to each other। देखिए वैल्यू डिटरमिनेंट, कोई भी डिटरमिनेंट का वैल्यू, चाहे वो 2/2 का हो, 3/3 का हो, 4/4 का हो, कोई भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा कब? जब कोई भी दो रो एक दूसरे का प्रोपोर्शनल हो जाए, या कोई भी दो कॉलम, चाहे रो के लिए जो प्रॉपर्टीज है वही कॉलम के लिए सेम रूल है, चाहे रो चाहे कॉलम, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर एक दूसरे का प्रोपोर्शनल हो गया तो दोनों, अगर दो रो एक दूसरे का प्रोपोर्शनल हो गया तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब आप लोग बोल सकते हैं एक दो प्रोपोर्शनल, एक डायरेक्टली एक इनवर्सली। कहने का मतलब कि पहला में जो लिखा हुआ उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना। प्रॉपर्टीज फिर देखिए, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। कोई भी डिटरमिनेंट का वैल्यू, किसी प्रकार के कोई भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा कब? जब एनी टू रोज और कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। प्रोपोर्शनल टू ईच अदर कहने का मतलब कि पहला का 2 गुना हो, दूसरा पहला का 3 गुना हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो। प्रोपोर्शनल चाहे वो डायरेक्टली भी हो सकता है, इनवर्सली भी हो सकता है। पहला अगर दूसरे का 2 गुना है तो फिर एक दूसरे का वो हाफ हो जाएगा। इस प्रकार से प्रोपोर्शनल का मतलब चाहे वो मल्टीप्लाइड रहेगा या डिवाइड रहेगा। कभी भी किसी प्रकार का कोई भी दो रो या कॉलम अगर एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ 2 और 3, ये R1 में लिखा हुआ 2 और 3, जबकि R2 में लिखा हुआ 4 और 6। नहीं लगा कि R1 का 2 गुना, R1 का 2 गुना है R2, कि 2 से गुना कर दीजिएगा, अगर 2 से गुना कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 से गुना कीजिएगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। आप देख लीजिए ट्राई करके, इस प्रकार से इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 12 - 12 = 0। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ 1 और 2, देखिए C1 में यहाँ पे R1 का 2 गुना R2 था, R1 का 2 गुना, अगर R1 का 2 गुना R2 था, 3 गुना भी रह सकता है, 4 गुना भी रह सकता है, 5 गुना भी, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाइड अगर सब एलिमेंट के साथ हो तो उस केस में प्रोपोर्शनल हो जाएगा और उस केस में उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए C1 में आपका 1 और 2 लिखा हुआ है, इसका 5 गुना, अगर C1 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको C2 मिलेगा। तो यहाँ पे भी वैल्यू आपका 0 होगा। यहाँ पे गुना कीजिए, 10 - 10 = 0। तो कभी भी कोई भी दो रो या कॉलम अगर एक दूसरे का प्रोपोर्शनल हो गया तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 होगा, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 होगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए R1 में 1 2 3 लिखा हुआ है और R2 में इसी का 3 गुना लिखा हुआ है। R1 में देखिए, R1 में क्या लिखा 1 2 3 और R2 में इसी का 3 गुना, 3 से गुना कीजिएगा 3 आएगा, इसको गुना कीजिएगा 6, इसको गुना कीजिएगा 9। तो इस प्रकार से R1 और R2 एक दूसरे का प्रोपोर्शनल हो गया, अगर एक दूसरे का प्रोपोर्शनल हो गया तो डिटरमिनेंट 0 होगा। आप इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप काम क्या कीजिए कि R2 से 3 कॉमन ले लीजिए। R2 से अगर आप 3 कॉमन ले लेते हैं तो आपका डिटरमिनेंट किसमें चेंज हो जाएगा? देखिए अगर 3 कॉमन ले सिर्फ R2 से, बाकी सब सेम है, 1 2 3 5 7 4। अब R2 से 3 कॉमन ले लेंगे, ये बच जाएगा 1, ये बच जाएगा 2 और ये बच जाएगा 3। अब देख सकते हैं जो R1 में लिखा हुआ है वही R2 में लिखा हुआ है, जो R1 में लिखा हुआ है वही R2 में लिखा हुआ है। और प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग 2 पढ़ चुके हैं कि कभी भी कोई भी दो रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा कि 3 और ये आइडेंटिकल हो गया तो 3 × 0 = 0। यहाँ पे देख सकते हैं जो C1 में लिखा हुआ है इसी का 2 गुना, C1 में जो लिखा हुआ है इसी का 2 गुना, C1 में जो लिखा हुआ है इसी का 2 गुना C3 में लिखा हुआ है, तो आप इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 4, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज।
वे रो या कॉलम आर चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स। देखिए अगर किसी प्रकार का किसी को, जैसे देख लीजिए थोड़ा सा आपको मैट्रिक्स के बारे में बता दें कि अगर 1 2 3 4 इस प्रकार से हो गया, अगर ये किसी प्रकार का कोई भी मैट्रिक्स है, ये आपका रो को अगर कॉलम में चेंज कीजिएगा, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, तो यही इसका ट्रांसपोज कहलाता है। ट्रांसपोज इसको इस प्रकार से ए के पावर टी या ए के पावर डैश से इंडिकेट किया जाता है। मतलब इस प्रकार से सोया हुआ रहेगा तो उसको खड़ा कर दीजिए, या खड़ा रहेगा उसको सुला दीजिए। इस प्रकार से अगर रह गया, इस प्रकार से अगर रह गया सोया हुआ तो इसको खड़ा कर दीजिए, यही आपका ट्रांसपोज कहलाएगा। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालिए या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालिए, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालिए या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालिए, वैल्यू में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। चाहे आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डायरेक्ट निकालिए या ट्रांसपोज निकाल के, ट्रांसपोज करने का मतलब इस प्रकार से सोया हुआ रहेगा उसको खड़ा कर दीजिए, या खड़ा रहेगा उसको सुला दीजिए। अगर रो में रहेगा उसको कॉलम में कर दीजिए, या कॉलम में रहेगा उसको रो में कीजिए। एक काम कीजिए दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से ये सोया हुआ है। देखिए हाँ, R1 वाले को C1 में पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में ही रखना है। देखिए ये R1 में, इसको C1 में रख दीजिए, और ये R2 में है, इसको C2 में रख दीजिए, तो ये इसका ट्रांसपोज कहलाता है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए या इसका डिटरमिनेंट निकालिए, इसका डिटरमिनेंट निकालिए या इसका डिटरमिनेंट निकालिए, दोनों का डिटरमिनेंट सेम होगा। आपको बताया जा चुका है डिटरमिनेंट आपका क्या होता है। और जैसे यहाँ पे इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो ट्रांसपोज निकालिएगा क्या हो जाएगा, जो रो में है उसको कॉलम में कर दीजिए, और जो कॉलम में है वो रो में ऑटोमेटिक चला जाएगा 3 4। देखिए ये R1 में था तो C1 में कर दिए, ये R2 में था C2 में कर दिए। अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए, 2/2 का डिटरमिनेंट, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, बीच में माइनस का साइन, तो 1 गुने 4 और 3 into 2 6 आपका हो जाएगा -2। और यहाँ पे 1 into 4 और 2 into 3 -6, इस प्रकार से हो जाएगा -2। तो दोनों का वैल्यू बराबर आ गया। तो 10 इस प्रकार से ए का डिटरमिनेंट निकालिए या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालिए, ए का डिटरमिनेंट निकालिए या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालिए, वैल्यू हमेशा सेम होगा। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालिए या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालिए, वैल्यू में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग होने वाला नहीं। वही लिखा हो, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज। कोई भी डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है। वे रो आर चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स। अगर रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कीजिएगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। एक वर्ड आ गया कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत। मतलब यहां से अगर R1 ले रहे पहला रो तो पहला कॉलम जाना चाहिए, दूसरा रो तो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तो तीसरा कॉलम, सेम पोजीशन, उसी को कॉरस्पॉन्डिंग बोला जाता है हिंदी में संगत। जैसे आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वगैरह के बारे में सुन चुके होंगे। चलिए अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज। कोई भी डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता। कब? जब आप किसी प्रकार का कोई भी दो रो या कॉलम को आपस में अदला बदली कर देते हैं, अदला बदली कर देते हैं, पहला को दूसरे के स्थान पे, दूसरा को पहले के स्थान पे, चाहे दो रो या दो कॉलम को अगर आपस में चेंज कर देते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन बट साइन चेंज, साइन चेंज रहेगा। अगर पहले का वैल्यू प्लस में है तो दूसरे का वैल्यू माइनस में होगा, और अगर पहले का वैल्यू माइनस में है तो दूसरे का वैल्यू प्लस में। कब? जब कभी भी दो रो या कॉलम को आपस में चेंज करते, आपस में अदला बदली करते, कोई भी दो रो या कॉलम को अगर आपस में अदला बदली करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं करता है, लेकिन साइन चेंज कर जाता है। ये आता है। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालिए, कितना आ जाएगा 4 - 6 - 2। अब इसमें काम क्या कर दीजिए, R1 को R2 के स्थान पे और R2 को R1 के स्थान पे इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज का मतलब होता है आपस में अदला बदली करना। इंटरचेंज कीजिए, ये देखिए R1 में और ये R2 में, R2 को R1 के स्थान पे और R1 को R2 के स्थान पे, कितना हो जाएगा 3 4 और 1 2। वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा 6 - 4 = 2। देखिए इसका वैल्यू भी 2 है और इसका वैल्यू भी 2 है, लेकिन इसके आगे अगर माइनस है तो इसके आगे प्लस। अगर इसके आगे अगर प्लस आता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस। इसी प्रकार का कोई भी दो रो या कॉलम को अगर आपस में आप
अदला बदली करते, इंटरचेंज करते, तो वैल्यू चेंज नहीं करेगा लेकिन साइन चेंज कर जाएगा। देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 15 और -14 इक्वल टू 1 हो गया। अब काम क्या कर दीजिए, C1 को C2 के स्थान पे और C2 को C1 के स्थान पे। देखिए ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। C2 को C1 के स्थान पे और C1 को C2 के स्थान पे। देखिए अदला बदली कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7352, कितना हो जाएगा 14 - 15 इक्वल टू -1। देखिए इसका वैल्यू 1 आ गया, इसका वैल्यू -1। तो कभी भी दो रो या कॉलम को अगर किसी प्रकार का कोई भी दो रो या कॉलम को अगर इसको इसके स्थान पे और इसको अगर इसके स्थान पे चेंज कर देते हैं, मतलब अगर इस प्रकार से और अगर इसको इस प्रकार से अगर इंटरचेंज कर देते हैं, तब वैल्यू चेंज नहीं करेगा लेकिन साइन चेंज कर जाएगा। अगर एक प्लस तो दूसरा माइनस होगा। अगला प्रॉपर्टीज नंबर 6, अगर आपका A और B आर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, काहे कि डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, किसी प्रकार का कोई दूसरे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकलता है। तो अगर A और B आर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यहाँ पे हम आपको बताएंगे मीनिंग कि सेम ऑर्डर ही क्या होना चाहिए। सेम ऑर्डर का मतलब दोनों का ऑर्डर सेम एक जैसा होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। जो पहले का ऑर्डर है वही दूसरे का ऑर्डर है, तभी ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो पाएगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। मतलब ए बी का डिटरमिनेंट ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका डिटरमिनेंट को आप इस प्रकार से अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं ए बी के डिटरमिनेंट को इस प्रकार से। बोलिएगा सेम ऑर्डर क्यों? अगर ये 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं इस प्रकार से और अगर इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों में तो मल्टीप्लीकेशन हो गए, 2/2 आएगा। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा, इसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा, इसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर ये 2/3 हो गया, 2/3 और ये 3/2 हो गया, तो ये तो 2/2 आ जाएगा, ये इसका डिटरमिनेंट तो एग्जिस्ट कर जाएगा लेकिन इसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहा, ये सेपरेटली स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये सेपरेटली स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका तो डिटरमिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ये दोनों का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। इसलिए आपका सेम ऑर्डर होना चाहिए, तब ये प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। अगर 3 रह गया ए बी सी का डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट बी और डिटरमिनेंट सी लिख सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज को विदाउट लैंग्वेज समझिए, मीनिंग को समझिए कि क्या है कंसेप्ट। अगर कोई भी डिटरमिनेंट, ध्यान दीजिएगा, कोई भी डिटरमिनेंट में कोई भी रो या कॉलम का हर एक एलिमेंट, पूरा का पूरा एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट के सम या डिफरेंस के रूप में दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग दो डिटरमिनेंट के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी डिटरमिनेंट का कोई भी रो या कॉलम, कोई भी डिटरमिनेंट का कोई भी रो या कॉलम, चाहे C1 C2 C3 R1 R2 R3, उसका हर एक एलिमेंट दो एलिमेंट के सम के रूप में रह गया या डिफरेंस के रूप में रह गया तो उसको हम लोग दो डिटरमिनेंट के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ये आपका C3 सिंगल है, C2 भी, लेकिन C1 जो है वो दो एलिमेंट, C1 का हर एक एलिमेंट, एक एलिमेंट नहीं, पूरा का पूरा सभी एलिमेंट अगर दो एलिमेंट के सम के रूप में रह गया तो उसको हम लोग दो डिटरमिनेंट के रूप में ब्रेक कर सकते हैं, दो डिटरमिनेंट के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए इसको ब्रेक, जो सिंगल है उसको दोनों में लिख लीजिए, C1 C2 C3, C1 C2 C3, B1 B2 B3, B1 B2 B3, और जो साइन के प्लस साइन के पहले है उसको प्लस साइन के पहले डिटरमिनेंट में, जो प्लस साइन के बाद में उसको प्लस साइन के बाद वाले डिटरमिनेंट में पुट कीजिए। जो साइन के पहले है उसको साइन के पहले वाले डिटरमिनेंट में और जो साइन के बाद है उसको साइन के बाद वाले डिटरमिनेंट में पुट कीजिए। जिसमें कुछ नहीं है, सिंगल सिंगल है, सम के रूप में नहीं है, उसको दोनों डिटरमिनेंट में लिख दीजिए। जिसमें सम के रूप में नहीं है उसको दोनों डिटरमिनेंट के रूप में लिख दीजिए और जिसमें सम है उसको प्लस है तो प्लस के पहले वाले को पहले वाले डिटरमिनेंट में, बाद वाले को बाद वाले डिटरमिनेंट में। जैसे यहाँ पे A1 A2 A3 और इधर हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। इस प्रकार से कोई भी डिटरमिनेंट को इस प्रकार से दो डिटरमिनेंट में तोड़ा जा सकता है।
तो एग्जाम्पल के द्वारा इसका वैल्यू निकालिएगा, लेफ्ट का राइट का दोनों का वैल्यू हमेशा बराबर आता है। अगला प्रॉपर्टी नंबर 8, वैल्यू डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज। कोई भी डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। कब? जब हम लोग ये सब नीचे वाले कुछ प्रॉपर्टीज को अप्लाई करें। अगर जैसे R1 है, अगर यहाँ R1 रह गया, अगर ये R1 है, ध्यान दीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये R1 है तो स्टार्ट आपको R1 से करना है। R1 है तो R1 से स्टार्ट होगा, R2 रहेगा तो R2 से, R3 तो R3 से, R4 तो R4 से, C1 तो C1 से। जो चीज यहाँ रहेगा आपको उसी से स्टार्ट करना है, जो यहाँ पे रहेगा उसी से आपको स्टार्ट करना है, जो यहाँ पे रहेगा उसी से आपको स्टार्ट करना है। अगर ये R1 है तो R1 से स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें आप R2 को जोड़ दिए तो भी वैल्यू किसी प्रकार का कोई चेंज होने वाला नहीं है। अगर आप यहाँ पे R3 को घटा दिए तो भी वैल्यू किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होने वाला। अगर ये R1 है तो यहाँ पे R1 चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये R1 है तो यहाँ पे अगर R1 का R1 रह गया तो वैल्यू में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। आप दूसरे किसी भी रो को चाहे जोड़ दो या घटा दो, किसी प्रकार का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पे R2 हो गया तो आप R2 से स्टार्ट करोगे, यहाँ R2 है तो R2 से स्टार्ट करोगे। इसमें आप R3 को जोड़ दो, R1 को घटा दो, उससे कोई मतलब नहीं। आप ये दोनों को जोड़ दो, किसी प्रकार का कोई वैल्यू में चेंजिंग होने वाला नहीं है। अगर ये C1 है तो C1 में ध्यान रखिएगा, अगर आप कॉलम की बात करें तो कॉलम को ही शुरू से अंत लेना है, शुरू से अंत तक लेना है। और अगर रो की बात करें तो शुरू से अंत तक रो की ही बात करना है। कॉलम और रो मिला के बात नहीं करेंगे। रो तो पूरा रो, कॉलम तो पूरा कॉलम। अगर ये C1 हो गया तो यहाँ पे C1 से स्टार्ट करेंगे। अगर C2 तो C2, C3 तो C3, जो रहेगा उसी से स्टार्ट करेंगे। ये C1 प्लस 2C2 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अगर ये C1 है तो यहाँ भी अगर C1 है तो किसी प्रकार का वैल्यू में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। अगर ये C1 है तो C1 ही रहेगा। अगर यहाँ पे भी C1 और यहाँ पे भी C1 तो वैल्यू में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। अगर ये C3 है तो यहाँ पे C3 और प्लस यहाँ पे 3C1 और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ भी लिख दीजिए। अगर 5C2 लिख दीजिएगा तो भी वैल्यू में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। किसी प्रकार का कोई वैल्यू चेंजिंग होने वाला नहीं है। अगर यहाँ C3 है और यहाँ भी C3, मतलब जो यहाँ अगर उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो डिटरमिनेंट में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। लेकिन अगर यहाँ R1 है और R1 में यहाँ अगर कोई चेंजिंग हो गया तो वैल्यू आपका चेंज कर जाएगा। उसके लिए अगर यहाँ A है और यहाँ अगर यहाँ से यहाँ पे अगर A आ गया तो आपका उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए बैलेंस करने के लिए, सेम वैल्यू सेम रिजल्ट आने के लिए आपको A से डिवाइड भी करना पड़ेगा। जैसे कुछ एग्जांपल इधर देखिए, 9 नंबर प्रॉपर्टीज के रूप में बोल दिया गया। R1, अगर R1 को आप A से गुना कर दिए तो इसका जो वैल्यू है पूरे डिटरमिनेंट का वो 1 गुना बढ़ गया है। तो वही सेम रिजल्ट लाने के लिए आपको A से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि रिजल्ट आपका सेम रह सके। तो इसलिए इस केस में आपको R1 पूरे डिटरमिनेंट को A से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर यहाँ C1 है, देखिए यहाँ C1, यहाँ भी C1, बाकी इधर क्या चेंजिंग होता है सो मतलब नहीं। आप यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए, डिटरमिनेंट में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। अगर यहाँ C1 है और यहाँ भी C1 है तो डिटरमिनेंट में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप सपोज कीजिए कि अगर आपका यहाँ पे 5 आ जाता तो पूरे डिटरमिनेंट को आपको 5 से डिवाइड करना पड़ता, पूरे डिटरमिनेंट को आपको 5 से डिवाइड करना पड़ता बैलेंस करने के लिए। यहाँ C1 है, यहाँ भी C1 है तो किसी प्रकार का कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। अगर यहाँ C1 है लेकिन यहाँ A C1 आ गया तो आपको A से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर यहाँ R1 है और यहाँ भी R1 है तो कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। अगर यहाँ R1 है लेकिन यहाँ X R1 हो गया, X से गुना हो गया, X से अगर गुना हो गया तो आपको X से अगर गुना कर दिए तो आपको X से भाग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप X से भाग कर दिए, R1 में देखिए X से अगर भाग कर दिए तो आपको बैलेंस करने के लिए X से आपका गुना करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम लोग डिटरमिनेंट के सभी प्रॉपर्टीज को देख लिए। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो सके। अभी तक हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़े, उसमें कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 KCCA 6.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 27 टाइप 3। बीच में जितने भी क्वेश्चन बताया गया स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा ताकि आपको समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। 27 का 1 इतना इक्वल टू आपको 0 प्रूव करना और एक्सपैंड नहीं करना। ऐसा नहीं कि इसको प्लस के साथ, माइनस के साथ, प्लस के साथ, उस प्रकार से एक्सपैंड नहीं। प्रॉपर्टीज का यूज करके जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सभी क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज का यूज करके, मतलब विदाउट एक्सपैंडिंग, मतलब बिना एक्सपैंड किए प्रॉपर्टीज का यूज करके बताना है कि इसका वैल्यू 0 होगा। कैसे हो? तो प्रॉपर्टीज में हम आपको 0 का 3 तरीका बताएं, लेकिन
सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यही है कि कभी भी कोई भी दो रो या कॉलम अगर एक जैसा हो जाएगा तो उसका डिटरमिनेंट जीरो। मतलब हम लोग का एक ही टारगेट है कि किसी भी तरीके से कोई भी दो रो या कॉलम को एक जैसा बना दे। सोचना है, देखिए ध्यान से सुनिए, आपका एक ही थिंकिंग होना चाहिए, एक ही आपका सोच है कि किसी भी तरीके से दो रो या कॉलम को एक जैसा बनाना, आइडेंटिकल बनाना। और आप लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल होता है तो उसका वैल्यू जीरो। ध्यान दीजिएगा, और अदर प्रॉपर्टीज भी अप्लाई हो सकता है। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन है, सबसे पहले फ्रैक्शन को हटाते हैं। फ्रैक्शन को हटाने के लिए यहाँ a बटन है तो a से गुना करते हैं, r1 को a से गुना करते हैं। अब देखिए r1 a से गुना हो गया, r1 में चेंजिंग हो गया तो a से भाग भी करना पड़ेगा। R2 यहाँ पे b भाग रहे हैं तो b से गुना कीजिए, लेकिन b से अगर आप गुना करें, R2 को b से गुना कर दे मतलब पूरे डिटरमिनेंट b गुना बढ़ जाएगा, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए b से आपको भाग करना पड़ेगा। और R3 को c से गुना कीजिए, R1 को a से, R2 को b से, R3 को c से गुना कीजिएगा, तब a b c से गुना करें तो आपको a b c से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए a b c से डिवाइड कीजिए, अगर इसको a से गुना कीजिएगा तो a नीचे या ये ऊपर कट जाएगा, यहाँ गुना कीजिएगा a क्यूब, यहाँ गुना कीजिएगा bc है और ये आ जाएगा abc। उसी प्रकार से b से गुना कीजिएगा, इसमें c से गुना कीजिएगा। अब देखिए अगर गुना कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पूरा का पूरा टर्म कॉमन मिल रहा है, इसमें पूरा का पूरा टर्म, इसमें पूरा का पूरा टर्म। C3 से आप ABC कॉमन लीजिए, अगर C3 से वही लिखा हुआ है टेकिंग कॉमन ABC, कहां से? R1 से, R2 से, R3 से, क्या C1 से, C2 से, C3 से। तो देखिए इसको बोला जाता है C3। तो C3 से अगर आप कॉमन लीजिएगा तो आपका रिजल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 1। अब देखिए जो C1 में लिखा हुआ है, जो C1 में लिखा हुआ है वही C2 में लिखा हुआ है। C1 और C2 एक जैसा हो गया, और अगर C1 और C2 कोई भी दो रो या कॉलम अगर एक जैसा हो जाता है तो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज है उस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा जीरो होगा। तो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बिकॉज़ C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल सेम। उसी प्रकार से इसको एक ही टारगेट है, आपको ऐसा सोचना है कि ताकि एक जैसा बनाया जा सके। देखिए यहाँ पे B और C है, A नहीं है, जबकि बगल में A है। यहाँ C और A है, B नहीं है, बगल में B है। यहाँ A और B है और बगल में C है। तो ये तीन, इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। C3 यहाँ पे देखिए C3 है, यहाँ भी C3 है, स्टार्ट C3 तो C3 से स्टार्ट करें, तब कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इसलिए किसी प्रकार का डिटरमिनेंट में कोई चेंजिंग गुना भाग नहीं होगा। तो C3 में C2 को जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिएगा, यहाँ A है, यहाँ B प्लस C है, तो टोटल आपका ABC होगा। और ABC अगर बाहर निकाल दीजिएगा, टेकिंग कॉमन ABC मतलब A प्लस B प्लस C फ्रॉम C3 से बाहर निकाल दीजिएगा तो इसमें 1। और इस प्रकार से आपका जो C1 में है वही C3 में आइडेंटिकल हो गया, तो वैल्यू हमेशा जीरो होगा। इसका वैल्यू जीरो होगा, पूरे का वैल्यू इसलिए जीरो होगा क्योंकि इसका वैल्यू जीरो होगा, और जीरो इंटू समथिंग जीरो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी आपको आइडेंटिकल बनाना है। सबसे पहले आप इसको गुना कीजिएगा, सबसे पहले आप इसको गुना कीजिए, तो गुना कीजिए, हम डायरेक्ट कर दे रहे, गुना कीजिएगा, यहाँ AB होगा, यहाँ AC होगा, यहाँ BC होगा और यहाँ AB होगा। यहाँ गुना कीजिएगा, यहाँ CA होगा और यहाँ पे BC होगा, और इसको फिर इसके साथ फिर से ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो रिजल्ट क्या होगा? ये लिखा होगा C3 इक्वल टू C3 प्लस C2। यहाँ C3 है और यहाँ भी C3 है, तो कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, यहाँ पे चेंजिंग नहीं हुआ, इसलिए कोई गुना भाग होने वाला नहीं है। इस प्रकार से AB प्लस BC प्लस C सेम हो गया। ये पूरे को बाहर निकाल दीजिएगा, अगर पूरे को बाहर निकाल दीजिएगा, अगर पूरा बाहर निकल जाएगा तो आपका 1 1 1 बच जाएगा, तो ये आइडेंटिकल हो गया। इस प्रकार से इतना इंटू जीरो इक्वल टू पूरा रिजल्ट जीरो होगा। इसमें देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें आपको आइडेंटिकल बनाना मतलब जीरो बनाना, मतलब टारगेट देखिए होना चाहिए आइडेंटिकल बनाना है। तो देखिए यहाँ x y है, नीचे z है, यहाँ y z है, नीचे x है, यहाँ z और x है, यहाँ नीचे y है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, इसको उठाइए और इसमें जोड़ दीजिए, R2 को उठाइए और R1 में जोड़ दीजिए। तो R1 इक्वल टू R1 और R2 जोड़िएगा तो सब जगह x प्लस वाई प्लस z आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस z आ जाएगा। इसको बाहर निकाल दीजिए, अगर बाहर निकाल दीजिएगा कॉमन तो यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। ये देख लीजिए R1 और R3 एक जैसा हो गया, तो इसका वैल्यू जीरो होगा, और जीरो इंटू समथिंग पूरा रिजल्ट जीरो होगा। बगल में आप लिख सकते हैं कि R1 और R3 आर आइडेंटिकल। ये क्वेश्चन देखिए, अगर ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, आप इसको इसमें घटा दीजिएगा, इसको इसमें घटा दीजिएगा तो आपका ABC कट जाएगा, तो XYZ और XYZ आइडेंटिकल। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हटा दीजिए तो XYZ कट जाएगा, तो बचेगा ABC और ABC, वैसे भी आइडेंटिकल। या आप तीसरा तरीका, ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, ये दोनों को आपस में C1 और C2 को जोड़ दीजिए,
C1 और C2 को जोड़ दीजिएगा तो x प्लस ए, y प्लस बी और z प्लस सी। जो C1 में लिखा हुआ वही C3 में लिखा हुआ, आइडेंटिकल हो गया। और वैल्यू आइडेंटिकल मतलब अगर कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल, वैल्यू जीरो। ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, आपको ऐसा कुछ सोचना ताकि आइडेंटिकल बनाया जा सके। तो देखिए C1 प्लस 9C2, इसको आप काम क्या कीजिए, इसको आप 9 से गुना कीजिए, इसको 9 से गुना कीजिए और इसमें जोड़ दीजिए। 9 से गुना कीजिए, 9 इंटू 7 63 प्लस 2 65, 9 इंटू 8 72 और प्लस 3 75। उसी प्रकार से इसको 81 प्लस 5 86, जो ये इसमें लिखा हुआ वही इसमें लिखा हुआ, तो ये दोनों आइडेंटिकल हो गया तो वैल्यू जीरो हो गया। चलिए आज इतना ही तक। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट देखे और उसपे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन को देखे, बाकी फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। थैंक यू।